चैप्टर का नाम है द्विगुण एवं त्रिगुण समाकलन। इंग्लिश में इसका नाम होगा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो देखिए द्विगुण, पहले हम द्विगुण पे फोकस करेंगे, डबल इंटीग्रल पे फोकस करेंगे और फिर उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल पे फोकस करेंगे। जो कंसेप्ट आपके इसमें काम समझ लेंगे आप डबल इंटीग्रेशन में, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन केवल एक स्टेप आगे बढ़ना रहेगा बस आपके लिए। तो जो कंसेप्ट इसमें लगेंगे वही फॉलो होंगे जा कर के इसके अंदर। तो इस चैप्टर में हम अगर इसको कहें कि 80% पार्ट ये है समझना, तो आपको 20% और दिमाग लगा करके वो ट्रिपल इंटीग्रल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से इस डबल इंटीग्रल को देखें। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डबल इंटीग्रल। देखिए इस चैप्टर को करने के लिए जो है वो आपको समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको कि केवल नहीं बताया जाता ढंग से और केवल फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, उनकी हेल्प अब उनकी ज़रूरत आज पड़ेगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन हैंडल करना थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा गलती होने के चांस रहेंगे। तो अच्छी तरह से समझने के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि जो सिंगल इंटीग्रेशन होता है, मान लिया सपोज़ करिए हमने इंटीग्रल y dx लिखा, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, करना तो एक अलग बात है, ठीक है ना। बात आती है कि इसका वैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस पे क्या होने जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर सपोज़ करिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और मैं इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, या फिर मैं केवल क्या बोलते हैं, चलिए वाई डी एक्स ही ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है। इसको आप ज्योमेट्री में कह लें ये डायग्राम, तो ये कर्व कहलाएगा। और अगर इसी आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे लिख दें तो यही आपकी चीज़ क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। ये फंक्शन का ही तो ग्राफ खींचा है, ग्राफ में उसी चीज़ को कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कहा जा रहा है, और फंक्शन अगर कह रहे हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कहा जा रहा है। अब बात आती है कि इंटीग्रल छोड़िए, अभी पहले हम dx पे आते हैं। ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकली अगर देखें dx क्या है, तो वो x एक्सिस पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, ये है। मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिख पाए, अदरवाइज बोर्ड पर नहीं दिख पाएगा। ये dx है आपका, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है जिसकी लंबाई इतनी कम है कि वो अनंत सूक्ष्म है। मतलब बहुत छोटा की भी लिमिट इनफाइनाइट है, यानी कि उसकी लेंथ बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये आपका लेंथ एलिमेंट dx कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इससे अगर हम मान लिया सपोज करिए परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे खींच दें, y एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींच दें, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये जहाँ पर मिलेगा जा करके ये पॉइंट, ये कर्व पे मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इस ड्यूरेशन में dx में इसकी वैल्यू क्या रहती है, तो अभी तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पट्टी बनी है या जो ये स्ट्रिप बनी है, ये स्ट्रिप आपकी जो है नीचे से तो ये प्लेन है, मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऊपर जा कर के ये लाइन ऐसे कर्व के हिसाब से ऐसे हो जाती है, समझ रहे हैं। ये अभी आपको ये प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही होगी, लेकिन आप इमेजिन करिए कि dx को जब हम बहुत छोटा करते जाएंगे, ये छोटा कर लिया, ये छोटा कर लिया, ये छोटा कर लिया, ये छोटा कर लिया, देखिए जितना ये फ़र्क आ रहा था अब उससे कम फ़र्क आ रहा है। और छोटा करते जाइए, और छोटा करते जाइए, और छोटा करते जाइए, फ़र्क कम होता चला जाएगा। और जब हम मान लेंगे कि dx हमारा बहुत छोटा है, तो इमेजिन करिए उस टाइम पे हमारी जो पतली सी, ये dx पतला सा है और ज़रा सा बचा, और उस टाइम पे जो ये हमारा पतला सा ये एलिमेंट बचेगा, उसके अंदर जो है वो ऊपर का पार्ट भी हॉरिजॉन्टल हो गया होगा जैसा कि नीचे का पार्ट है। ये बात आपको समझ में आ रही है। मतलब इसके कई सारे पार्ट करे छोटे छोटे, और उनमें से एक निकाला है, इसको भी मैग्नीफाई करके बना दूं तो फिर आपको पट्टी ऐसी ही नज़र आएगी। ये जो फ़र्क है, ये जो ये दिख रहा है, ये केवल इस वजह से दिख रहा है क्योंकि हमने कर्व को मतलब नॉर्मल बनाया है, लेकिन हमने पट्टी को मैग्नीफाई कर दिया है। अगर पट्टी को हम इनफाइनेटली स्मॉल जिसको कह रहे हैं, अनंत सूक्ष्म कह रहे हैं, अगर हम उसी कंडीशन में ले जाएं तो फिर ये फ़र्क मायने नहीं रखेगा जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो पट्टी छोटी सी आई है, ठीक है ना, तो
इसमें अब ये पट्टी जो है, जो ये पट्टी है, ये बिल्कुल ये मान के चलिए, अब आप एक्चुअल जो दिखाया है मैंने इसमें आपको ये दिख रहा है। तो इस दौरान अगर मान लिया सपोज करिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं सपोज y मान लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे यही y पॉइंट जनरल मान लिया हमने, और ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका y होगा। क्यों होगा y? क्योंकि ये लाइन तो वास्तव में हॉरिजॉन्टल ही है, वो वहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आपको ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू y होगी तो ये भी तो देखिए वही हाइट है, तो उतने पे y ही आएगा। बहरहाल मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखाने से कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इस चीज़ को मैं बना लेना हूँ, आप समझ जाइए कि वो क्या होगा जा करके। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी होगी और y इसकी वैल्यू होगी, और आपका जो है वो dx जो है वो ये लेंथ हो गई। y इसका मतलब है, इसका मतलब ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है, यानी कि ये लेंथ आपकी y हो जाएगी, ठीक है ना भाई। y कोऑर्डिनेट होता क्या है? y कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से आपको y एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस पे कितना चलना पड़ा। तो dx जो x एक्सिस पे है, लेकिन y जो है आपका वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुझे सब इसलिए करना पड़ रहा है ताकि आप लोग डबल इंटीग्रल जब घुसेंगे हम और मैं अपने कंसेप्ट्स लगाने लगूंगा, तो आपने अगर ये नहीं समझा है पहले कभी छोटी क्लास में इंटीग्रेशन के बारे में, तो फिर वहाँ पे जाके आप हाथ पैर फूल जाएंगे आपके कि ये पता नहीं क्या बताने लगे, कैसे क्या हो गया, है ना। इसलिए हो सकता है कुछ ने पढ़ा हो, बहुत अच्छी बात है ये सब, और कुछ ने अगर नहीं ध्यान दिया है, क्योंकि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता ना कोई, बताता है जल्दी ढंग से और सीधे सीधे फॉर्मूले पढ़े और इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि y इंटू डी एक्स जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रेक्टेंगल का देखिए लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो हम अगर y इंटू डी एक्स करेंगे तो y इंटू डी एक्स का मतलब ये हो गया जा करके कि y इंटू डी एक्स का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इसका एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाई डी एक्स जो है वो रेक्टेंगल मतलब वही पतली सी स्ट्रिप जो छोटी सी है, यहाँ छोटी ही स्ट्रिप है, डी एक्स से पता लग रहा है कि ये बहुत छोटी स्ट्रिप है, तो उसका एरिया जो है वो रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे अगर आप y इंटू डी एक्स कर दें। तो y इंटू डी एक्स जो है वो आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप, इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में स्ट्रिप, क्योंकि पतली सी स्ट्रिप है तो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप कहलाएगा, ठीक है ना। अब मान लिया सपोज करिए हमें अगर कहा जाए कि इस कर्व पे मुझे इसके नीचे का यहाँ एरिया चाहिए, इसके नीचे का कितना एरिया है ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी ही स्ट्रिप्स जो है वो एक कंसीडर करेंगे, उसका एरिया जो होगा वो वाई डी एक्स होगा, और फिर हम उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, आपको इसके कर्व के नीचे का एरिया आने लगेगा। अब यहाँ पर जो है वो सोचने वाली बात है कि हमने स्ट्रिप जो कंसीडर करी वो तो रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है ना। अब ये कर्व ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाली स्ट्रिप तो बहुत छोटी होगी, उससे बाद वाली स्ट्रिप जो है लंबी होती जाएंगी, और इधर देखिए इतनी लंबी स्ट्रिप होंगी। तो ये देखभाल कौन करेगा, मतलब क्या हम अलग अलग स्ट्रिप का एरिया निकाल के फिर उनको ऐड करें? तो इसके लिए ही न्यूटन ने ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बनाए थे। उसने कहा था कि जब आप वाई डी एक्स करके और इंटीग्रल ये यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद पूरा का पूरा काम जो है वो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो सारा का सारा करेंगे। वो ये मैनेज करना कि कब वो स्ट्रिप छोटी हो रही है और वो कब धीरे धीरे बढ़ते ये बड़ी हो रही है, ये सारा देखभाल, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व, ये इसका जो इफेक्ट यहाँ पे आया है ना ये y, ये इसकी देखभाल करेगा। और इंटीग्रेशन का मतलब आप जानते हैं, ये जो इंटीग्रल का साइन है ये एक्चुअली s को ही ऊपर नीचे खींच के बनाया गया है। ये इंटीग्रेशन मतलब सम, कंटिन्यूअस सम, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना। तो ये जो कंटिन्यूअस सम है यहाँ से लेके वहाँ तक आपको बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है। हालांकि ये काम मैथमेटिकली करना पॉसिबल नहीं है कि आप छोटी छोटी स्ट्रिप बना के ऐड करते रहो, क्योंकि छोटी स्ट्रिप कितनी छोटी है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है। इतनी छोटी स्ट्रिप है कि आप इस तरह नहीं काउंट कर सकते कि 1-1 मिलीमीटर की ले ली आपने, ये तो 0.00001 जितना भी रेंज आप छोटी सोच सकते हैं उतनी चौड़ी स्ट्रिप है। स्ट्रिप्स को ऐड करना मतलब उनके एरियाज़ को ऐड करना, वाई डी एक्स एक जनरल स्ट्रिप हो गई, ठीक है ना। वाई उस दौरान कांस्टेंट है,
तो उसको हम वाई डी एक्स बिल्कुल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पूरे बड़े ब्रॉडर वे में पिक्चर में देखोगे तो फिर वाई इंटू डी एक्स समझ में नहीं आएगा आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधे कर्व पूरा कर्व लिया इंटू डी एक्स कर दी, इंटू पूरा ये एक्स कर दिया, ऐसे नहीं आएगा वो। क्योंकि ऐसे में अगर आपने पूरा यहाँ से यहाँ लेकर के ये कर दिया तो फिर आपको ये कर्व के नीचे का एरिया नहीं मिलेगा, आपको पूरा ये रेक्टेंगल मिल जाएगा जा करके। तो इसलिए जब आपको कर्व के नीचे का एरिया पता करना है तो आप सिंपली पहले छोटी सी एक लेंथ एलिमेंट मानते हैं, इसको और अच्छा नाम है इसका लेंथ एलिमेंट, ठीक है ना। लेंथ एलिमेंट मान के और फिर वाई डी एक्स कर देते हैं तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकलता है। वाई डी एक्स आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप है। और जब इंटीग्रल कर देंगे हम तो ये इंटीग्रल करने से एरिया अंडर कर्व निकल आता है। ये सब चीज़ें आपने मैथ्स में इधर उधर पढ़ी हैं, इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स पढ़े हैं। एरिया ऑफ कर्व वाला चैप्टर होता है तो उसमें आपने एरिया अंडर कर्व ये कैसे निकलता है तो फिर वही बताया जाता है वाई डी एक्स कर लो, इंटीग्रल कर लो। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसमें लिमिट लगा दें ए टू बी, आपको कहाँ से कहाँ तक का जो है वो एरिया चाहिए, तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट चला जाता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर ये एरिया ऑफ अंडर कर्व आया है, अब आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हम आपको बता दें कि नहीं मुझे यहीं से यहीं तक चाहिए, तो फिर आप इसमें लिमिट लगा देंगे ए टू बी वाई डी एक्स। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद ये ए टू बी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे और तो हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर एक नंबर आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से इसका एरिया होगा। इससे इंटीग्रेशन से पहले क्या होता था वो भी तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इंटीग्रेशन जब नहीं था हमारे पास तो इस तरह के एरिया को निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से पहले क्या करते थे, इस तरह से ये करते थे, ग्राफ पेपर का यूज़ करते थे और इस तरह से छोटे छोटे खाने बना लेते थे। फिर पूरे खाने हैं इनका तो सम कर लेते थे डायरेक्ट, और जो किनारे खाने आते थे उनमें से देखते थे कौन आधे से ज़्यादा है, मतलब खाने का आधा आधे से कम वालों को छोड़ दिया जाता था, आधे से ज़्यादा वालों को पूरा मान लिया जाता था और इस तरह से जा कर के तब टोटल एरिया कहीं निकाल पाते थे। इंटीग्रेशन से बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया निकलने लगा। जो फॉर्मूले हमारे पास पहले सिंपल से थे कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा तो ए का स्क्वायर, या रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना, ये एरिया। और सर्कल का तो नहीं पता, सर्कल का कैसे पता लगेगा, तो वो रेडियस और एक्सपेरिमेंट करके पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, या खूंटा बांधा उससे रस्सी बांधी फिर उससे लाइन खींची, फिर इसी तरह से ग्राफ पेपर लगा के एरिया कैलकुलेट करके बड़ी मुश्किल से लोगों ने पाई आर स्क्वायर वगैरह ये सब निकाले। लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन आया उसने तुरंत एक खटके में बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए और पाई आर स्क्वायर ये सब निकाल के बता दिया। तो ये हमारा जो है वो डबल इंटीग्रल तो नहीं है, लेकिन ये हमारा सिंगल इंटीग्रल है जो नॉर्मल हम अभी तक पढ़ते आए हैं और उसके बेसिक्स हैं जिनसे आप अब बेस बन गया है आपका। अब हम इसके बाद डबल इंटीग्रल के कंसेप्ट्स पे आएंगे। अब हम इसमें डबल इंटीग्रल में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, डबल इंटीग्रल में इसको कभी कभी एरिया इंटीग्रल भी कह देते हैं, है ना, सरफेस इंटीग्रल भी कह देते हैं नाम इसका। इसमें क्या होता है कि एक dx जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आपने लेंथ एलिमेंट ले लिया, वाई एक्सिस पे आपने डी वाई लेंथ एलिमेंट ले लिया। तो अगर आपने यहाँ से डी एक्स और यहाँ से डी वाई ले लिया लेंथ एलिमेंट, और अगर आप इसकी बाउंड्रीज बना दें इस तरह से और इसकी बाउंड्रीज इस तरह से बना दें, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, ये जो एक आपको रेक्टेंगल सा मिल रहा है इसकी लेंथ तो डी एक्स है और चौड़ाई इसकी क्या है, डी वाई है। अब हमारे पास दो लेंथ एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब अगर हम मैं डी एक्स और डी वाई मल्टीप्लाई करके लिख लूँ तो ये मेरा कहलाएगा, क्या कहलाना चाहिए, एरिया एलिमेंट कहलाना चाहिए। जैसे वहाँ सिंगल इंटीग्रेशन में लेंथ एलिमेंट से काम चल जाता था, डी एक्स से चल जाता था, ठीक है ना, इंटीग्रल वाई डी एक्स बस उससे काम चल जाता था। यहाँ पर क्या है, क्या बनाया गया, क्योंकि उससे सिंगल इंटीग्रेशन से आप अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अगर आपने मैथ्स में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे देखे हों कि इस कर्व और इस कर्व के बीच का घिरा हुआ एरिया बताइए, तो इस चीज़ को अगर आप सिंगल इंटीग्रेशन से करोगे तो दो बार में, एक बार इस कर्व के नीचे का घिरा एरिया, एक बार उस कर्व के नीचे का घिरा एरिया, फिर उस एरिया में से उस एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके कहीं बीच का एरिया निकलेगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने करे हैं इस तरह के, तो वो चीज़ तो अलग बात है। उस काम को ये यहाँ पर छोटा बना दिया गया है, शॉर्ट वे में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और फिर कई और जगहों पे इसका यूज़ भी होगा जा करके।
तो इसलिए जहाँ सिंगल इंटीग्रेशन में हम लेंथ एलिमेंट से काम चलाते हैं, एरिया इंटीग्रेशन में या फिर डबल इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, दो लेंथ एलिमेंट लेकर के और एक हम एरिया एलिमेंट फॉर्म कर देते हैं। ये लेंथ एलिमेंट है और ये इनसे जो है वो एरिया एलिमेंट जो है वो फॉर्म हो रहा है। अच्छा, फंक्शन भी हमारा जो है वो अब केवल एक वेरिएबल का नहीं रह गया है, फंक्शन भी हमारा fxy हो गया है अब, ठीक है ना। दोनों वेरिएबल का फंक्शन है fxy और उसे आपको इंटीग्रेट करना है। भाई कोई ज़रूरी थोड़ा ना केवल एक्स स्क्वायर के ही फंक्शन रहते हैं, एक ही वेरिएबल के फंक्शन रहेंगे। आप ऐसे सोचो कि अभी तक आपको वही क्वेश्चंस बताए गए, वही कंसेप्ट बताए गए हैं जिनमें कि फंक्शन में एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन था, तो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चंस में ऐसे फंक्शंस थे जो मिक्सअप थे, और उस बाकी आप आज तक क्या पढ़ते रहे, आप नॉर्मल फंक्शंस पढ़ते रहे कि y इज इक्वल टू समथिंग हम लिख सकते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन आया तब पता लगा कि हाँ भाई ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तो इसलिए यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि अगर x और y दोनों मिक्सड अप हैं और फिर मुझे इंटीग्रेशन करना है उसका या एरिया वगैरह निकालना है, तो फिर किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि कर्व हमेशा एक ही जैसे नहीं होते हैं, वो मिक्सअप भी हो सकते हैं। तो उस केस में फंक्शन अगर fxy है और एरिया एलिमेंट हमारे पास dx dy है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब जैसे y इज इक्वल टू fx होता, इंटीग्रल y dx होता था, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले तो आप ये करो, y की जगह y इक्वल टू fx नहीं है, अब आपके पास जनरल फंक्शन है fxy दोनों का, दोनों वेरिएबल का, तो और लेंथ एलिमेंट अब चेंज हो जाएगा इसमें एरिया एलिमेंट में dx dy। तो अब आपको जब इंटीग्रेट करने को कहा जाएगा तो फिर देखिए एक से काम थोड़ा ना चलेगा। जब आप इस एरिया एलिमेंट से कोई भी कर्व, ये इस तरह से बाउंडेड कर्व बनाएंगे और कहा जाएगा कि इसके बीच का एरिया निकालिए आप, तो फिर देखिए ये dx को फैलाएंगे आप ऐसे, तो अगर dx को आपने इंटीग्रेट करा केवल तो आपको ये पट्टी निकली, बस स्ट्रिप निकली। बात को समझ रहे हैं, पूरा एरिया नहीं निकलेगा आपका। अगर आप इसे केवल dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके छोड़ देंगे तो आपको ये dx के उससे करके ये एरिया निकलेगा बस केवल। आपको क्या करना पड़ेगा, y ये लिमिट भी चलानी पड़ेगी और तब ये पट्टी जो है इतनी जो बड़ी बनी है ये फैलेगी यहाँ से लेकर के और वहाँ तक फैलेगी। जो इसकी लिमिट्स होंगी, मान लिया सपोज ये लिमिट्स जो हैं वो a b हैं और ये लिमिट्स c d हैं, तो वो लिमिट्स जो हैं आपकी यहाँ पे आएंगी। तो आपको दो इंटीग्रल परफॉर्म करने पड़ेंगे, एक तो आपका x के रिस्पेक्ट में x की लिमिट्स आएंगी सपोज a टू b, और एक आपकी जो है y की लिमिट्स आएंगी y इज इक्वल टू c टू d। तो अभी तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है मुझे कि ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है और ये इसके लिए बिलोंग करती है, इसको बिलोंग करती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सब छुपा लिया जाए और केवल a टू b लिख दिया जाए, फिर भरोसा यही रह जाता है कि आप ये माने कि पहला इंटीग्रल है तो पहला dx और दूसरा है तो दूसरा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये चीज़ें पलट के भी लिखती जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर पलट के लिखने में भी देखिए किस तरह से मैनेज करते हैं उस चीज़ को, फिर हम उस तरह से देखेंगे। तो अब हमें थोड़ा सा लिखना है, ठीक है ना। तो लिखने के लिए आप क्या करें, डायग्राम जो बनाना है और जो अभी तक लिखा वो सब ज़रूरत थी कंसेप्ट्स के लिए। अब हम बनाते हैं जो चीज़ हमें लिखनी है बेसिकली। आप ये इस तरह से एक्स वाई एक्सिस बना दीजिए, ओरिजिन बना दीजिए, और इसके अंदर जो है वो एक बाउंडेड कर्व है और यहाँ पर किसी पॉइंट P पे और छोटा सा एरिया एलिमेंट आपका कितना है dx dy। अब ध्यान दीजिए dx लेंथ होगी, dy ये होगी, dx यहाँ पे है, dy यहाँ पे है, ठीक है। उस चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, हमें डबल इंटीग्रल सीखना है, न कि उसकी पूरी ज्योमेट्री देखनी है। लेकिन आप इमेजिन करिए, थोड़ा सा लिखिए, माना z इज इक्वल टू fxy, वो डायग्राम बना लीजिए और इसमें ज़रा लिखिए दो स्वतंत्र चर x तथा y का फलन है जो किसी परिमित क्षेत्र कैपिटल R, ये परिमित का मतलब फाइनाइट, घिरा हुआ है सब तरफ से, ऐसा नहीं है कि कर्व दे दिया यानी कि फैला हुआ है पता नहीं कहाँ से कहाँ तक, जो किसी परिमित क्षेत्र R के एक्स वाई समतल में प्रत्येक बिंदु एक्स वाई पर परिभाषित है। ये जो जनरल पॉइंट P आपने माना है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, इसके ऊपर ही लेंथ एलिमेंट dx dy माना जाएगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा, यदि क्षेत्र x तथा y अक्षों के समांतर रेखाएं खींचकर n आयतों में उपविभाजित किया जाए तथा एक जनरल पॉइंट xi, yi वेयर i इज इक्वल टू 1, 2, so on अप टू n पर विचार किया जाए, तो आयवें आयत का क्षेत्रफल
देखिए ये ट्रीटमेंट ज्योमेट्री के हिसाब से जो मैं समझा रहा था उस हिसाब से ना हो करके दूसरी तरह से है। मैं इसको समझा देता हूँ। ये P अगर आप जनरल पॉइंट मान लें और इसको XI YI कोऑर्डिनेट कर दें, ठीक है ना, ये जनरल पॉइंट हो गया। अब ऐसे ही आपने क्या किया, ये बना कैसे है मैं वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। वो कह रहे हैं कि इसको x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाएं खींच दीजिए ऐसे, ये, और ये तो y अक्ष के समांतर हो गई, x अक्ष से समांतर खींच दीजिए तो ऐसे कर दीजिए। अब इसमें से आपने जो ये कोई छोटा सा आयत ले लीजिए, इसकी लंबाई जो है वो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा x और इसकी चौड़ाई जो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा y। ये डेल्टा अभी बड़े बड़े हैं, इस डेल्टा को कभी कभी आप डेल्टा x और डेल्टा y ऐसे भी कह सकते हैं। अभी बड़े बड़े हैं, छोटा बाद में करेंगे। तो dy और dx बाद में करेंगे जब हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंडीशन लगाएंगे। तो अभी हमने ये पॉइंट यहाँ पे P है जिसके कोऑर्डिनेट्स xi yi हैं, और इस पॉइंट पे जो ये छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा आपका, मैं अलग से अगर बना दूं तो उसका लेंथ डेल्टा x डेल्टा y है, तो उसका आयवें आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा जा करके, चूँकि ये लेंथ इसके आयत है तो डेल्टा xi डेल्टा yi, ये इसका जो है वो एरिया होगा जा करके। समझने की कोशिश करिए। जो पहला होगा उसका होगा एरिया डेल्टा x1 डेल्टा x2, जो दूसरा होगा डेल्टा x1 डेल्टा y1, जो दूसरा एरिया होगा डेल्टा x2 डेल्टा y2, तीसरा होगा डेल्टा x3 डेल्टा y3, ऐसे करके। तो आयत वाले का कितना हो जाएगा, तो वो डेल्टा xi डेल्टा yi, ये उसका आयवें आयत का क्षेत्रफल होगा। ये अभी हमने रेक्टेंगल ऐसे बड़े, इतने बड़े बनाए हैं जो कि हमें दिख पा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम सारे आयत का क्षेत्रफल जोड़ दें, मतलब कर्व का एरिया निकालना चाहें, सभी आयतों का क्षेत्रफल का योग, ये सभी आयत के क्षेत्रफल अगर जोड़ लें तो क्या बनेगा, पूरे कर्व का एरिया बन जाएगा। यानी कि पूरा एरिया जो क्षेत्र है ये हमारे पास आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा xi डेल्टा yi fxy, और वो भी फंक्शन कहाँ पे है, xi yi पे, और फिर इसका समेशन ले लेंगे हम n इज इक्वल टू 1 to n। मतलब कहने का ये है कि मैंने इस जो एरिया का ऑफ इंटीग्रल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था आयत वाला, उसके फंक्शन से मल्टीप्लाई करी है। जैसे dx होता है तो y dx कर लेते हैं ना, फंक्शन से मल्टीप्लाई y dx, और फिर उसके बाद समेशन ले लिया है, तो इससे मुझे सारे जो रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया मिल जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या अप्लाई कर दीजिए कि अगर मैंने n आयत बनाए तो वो थोड़े से बड़े बड़े बने। अगर मैं इसी पे कंडीशन अप्लाई कर दूं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दूं, यानी कि मैं इतने मतलब आयत, जैसे अभी इसमें 50-60 दिखना है, अब आप कंडीशन लगा दीजिए आयत जो है वो इनफाइनाइट कर दी है मैंने। अभी हम जब उसको कंसीडर कर रहे थे तो ये P पॉइंट का कंसीडर कर रहे थे, और अब जो है हम आ गए हैं तो पूरे सारे कर्व के एरिया पे आ गए हैं, पूरे कर्व के लिए फंक्शन की वैल्यू मतलब एक तरह से निकालने लगे हैं। तो जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने का मतलब क्या है, ये जब जैसे जैसे आयतों की संख्या बढ़ने लगेगी तो उनकी जो लंबाई और चौड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी होने लगेंगी, वो छोटे छोटे होने लगेंगे। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ध्यान से सोचने की कोशिश करिए। मैंने एक एरिया को मतलब 100 रेक्टेंगल में डिवाइड किया, तो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है, लेकिन मैं 1000 अगर कर दूं पार्ट्स में डिवाइड तो और छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे। देखिए, अगर एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे एरिया है, इसके मैंने 4 पार्ट, मतलब ये देखिए कितने आयत बनाए, ये 10 बार आयत बनाए, और अगर मैं से कहा जाए कि इसके 100 आयत बनाने हैं तो फिर जाहिर सी बात है 100 बनाने के लिए आपको और बारीकी से इसको वो करना पड़ेगा ना, तो रेक्टेंगल का साइज़ छोटा हो जाएगा। यानी कि मतलब जब नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे तो उसका जो एक का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए, तब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn अगर हम ले लें, यानी कि तो ये आपका जो है वो इस पे भी लिमिट अगर अप्लाई कर देंगे आप, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन n I इक्वल टू 1 to n fxi yi डेल xi y, तो तब ये आपके जो है वो डेल्टा x डेल्टा y जो है वो छोटे छोटे यानी कि ये क्या हो जाएंगे, dx dy में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये आपका जो है समेशन उस टाइम पे इंटीग्रल में कन्वर्ट कहा जाएगा। तब लिमिट इतना ले लें, यानी कि इतना को, इसी को क्या कहेंगे हम, अब नीचे लिखिए
को द्विगुण समाकलन कहा जाता है तथा इसे डबल इंटीग्रल आर नीचे लिख देते हैं, मतलब एरिया के लिए, रीजन के लिए, क्षेत्र का मतलब होता है रीजन, और आपका क्या आ गया एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फॉर्मेशन था कि डबल इंटीग्रेशन तैयार कैसे होता है। जैसे मान लिया सपोज़ करिए ये चीज़ आपने वहाँ पर देखी होगी, जैसे फिज़िक्स में कई सारे फॉर्मूले डिराइव किए होंगे आपने। तो इंटीग्रेशन को लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, छोटे से एरिया पे काम करते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। और उससे भी पहले जब आप इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे यही बताया जाता है कि कंटिन्यूअस सम, समेशन जो है वो समेशन को ही, अगर ये डिस्क्रीट सम होता है और समेशन को ही इंटीग्रल कर दें तो ये कंटिन्यूअस सम को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो उसी समेशन को यहाँ पे इंटीग्रल में कन्वर्ट होते हुए दिखाया गया है। समेशन जब हो रहा था तो थोड़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ थी और इंटीग्रल में जब परफॉर्म किया है तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो उसी के लिए लिमिट यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाई गई है। थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए और अच्छे से दिमाग में आ जाए। अगर आपके पास एक एरिया दिया था, आपने क्या किया, उसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया और रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर जनरल को कंसीडर किया, तो उसका क्षेत्रफल इतना हुआ। उस पर फंक्शनल वैल्यू जब अप्लाई करेंगे आप तो ये इतनी आई, और ये n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कर देंगे, n टू 1 आई इक्वल टू 1 टू n, सॉरी ये i लिखा है, मैं गलत लिख गया, i इक्वल टू, सॉरी। तो 1 टू n करा तो ये सारे रेक्टेंगल्स के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती चली जाएगी। और फिर आपने क्या करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा देनी है। इसका मतलब ये हुआ रेक्टेंगल्स बहुत छोटे 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 हो जाएंगे। तो उस केस में आपका ये जो डेल एक्स आई डेल वाई है ये डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स वाई वो रहा, और ये जो समेशन है वो फिर आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और वो जो तरीका था जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, डी एक्स डी वाई, और वो छोटा सा एरिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वो आपका जब आपको इंटीग्रेशन आता है तो उस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये हमने जो ये ट्रीटमेंट दिया है ये आपको कुछ नहीं आता है और फिर डबल इंटीग्रल पढ़ाया जा रहा है। और जो वो ट्रीटमेंट है कि आपने क्या किया है कि डी एक्स लेंथ एलिमेंट लिया, डी वाई लेंथ एलिमेंट लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट डी एक्स डी वाई हो गया, इंटीग्रेट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको डी एक्स मिला, और फिर उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में किया तो फिर ये पूरा एरिया मिल गया। ये तरीका वो है जिसे सिंगल इंटीग्रेशन आता है तो डबल कैसे पढ़ाएंगे, तो वो तरीका है। और ये तरीका है जिसको कुछ नहीं आता है और उसे डबल इंटीग्रल पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाया जाएगा। आप लोग फ़र्क समझ रहे हैं इस चीज़ का। इसमें हमने पहले कहीं इंटीग्रेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है, सब जन वैसे काम किया है बड़े लेवल पे और फिर एकदम से छोटे लेवल पे चले गए और बता दिया कि भाई डबल इंटीग्रल होगा। अब यहाँ पे ये देखिए समेशन आई इक्वल टू 1 टू n है, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ है जाके दो इंटीग्रल में। अगर लिमिट ना लगाएं तो देखिए, लिमिट नहीं लगाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी गड़बड़ होगी। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कैसे गड़बड़ होगी देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को डिटेल अगर यहाँ पे साफ बना दूँ तो थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से आ रहा है, ये एक हिस्सा बनाया है मैंने, और रेक्टेंगल्स देखिए इस तरह से होंगे, ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक है ना। तो आपका ये वाला एरिया तो सही निकल आएगा क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालना है। लेकिन ये वाला एरिया जो ये रेक्टेंगल पूरा हो गया, अब ये देखिए आधा अधूरा है, ये आधा अधूरा है, ये आधा अधूरा है, ये आधा अधूरा, ये सब गड़बड़ी कर क्रिएट करेंगे, ये सब अप्रोक्सीमेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और सही से आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं बात को। ये मैंने उस एरिया को जो है थोड़ा बहुत मैग्नीफाई करके बना दिया है। तो आप देखिए किनारे किनारे पर जाकर के वो रेक्टेंगल्स अगर बड़े बड़े होंगे तो वो सही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आप और छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओ, और छोटे छोटे रेक्टेंगल, तो एग्जैक्टनेस आने लगेगी। तो वो छोटे छोटे इंटीग्रल कौन बनाएगा, उस सारा काम इंटीग्रेशन पे डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन को देखने के दो तरीके थे। एक तो जब इंटीग्रेशन आपको सिंगल इंटीग्रेशन आता है तो वो तरीका मैंने समझाया था, लेकिन उसके बारे में लिखवाया नहीं है क्योंकि आपके पास है नहीं। आपके पास जो तरीका था वो ये वाला था जिसमें कि कुछ नहीं आता है आपको और कुछ से सारा कुछ यहाँ इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये डबल इंटीग्रल का तरीका होता है। ये डबल इंटीग्रल इस तरह से डिफाइन किया जाता है।
ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो मैंने आज पढ़ाया है ये चीज़ एक डेफिनेशन है, ठीक है। आप लोग जो पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं या जिनको कंसेप्ट चाहिए वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो इसको बिल्कुल स्किप कर दें, केवल ध्यान रखेंगे कल की क्लास से ध्यान रखें तो भी कई बच्चों का काम उससे भी चल जाएगा। वो डिपेंड करता है ना कि आप किस मेंटल लेवल से पढ़ना उसको स्टार्ट करते हैं। अंदर घुसते चले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बाहर से केवल क्वेश्चन करके निकल आएँ तो फिर वो जो है वो भी तरीके हैं। तो इसलिए जिन बच्चों को अगर ये टफ़ लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जो है वो कल से जब एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो ये आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि, ठीक है। तो फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ओके।